हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज मैं बात करने आई हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट की और वो है टाटा पंच। इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगी। आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उनके जवाब भी दूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। आगे बढ़ूं उससे पहले आप व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे वीडियो अपलोड्स की जानकारी आपको तुरंत मिले। तो पंच के लुक में एक चीज़ क्लियर है, जैसे ही आप इसके ऊपर नज़र डालते हैं आपको हैरियर की याद आ जाती है। ये एक छोटी हैरियर दिखती है लेकिन फिर भी अपनी पहचान अलग ज़रूर बनाती है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूँ कि वैसे तो हैरियर जो है वो ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर है और ये गाड़ी अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर है जिस पर अल्ट्रॉस बनी है, लेकिन फिर भी अगर लुक के बारे में बात करें तो सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा आपको हैरियर से नज़र आएंगी, लेकिन अल्ट्रॉस की सिमिलैरिटीज़ आपको अंदर गाड़ी के अंदर दिखाई देंगी। अभी आपको बता दूं यहाँ पर जो इसके फ्रंट में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले तो ये बताऊं कि मेरे पास जो वेरिएंट है वो टॉप ऑफ द लाइन क्रिएटिव वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED DRLs मिलते हैं। वही ट्रीटमेंट जो दो अलग अलग जगह प्लेसमेंट है, DRL ऊपर और उसके बाद हेडलैम्प्स नीचे, वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। नीचे बम्पर का साइज़ देखिए कितना चौड़ा है, काफ़ी अच्छा चंकी साइज़ का बम्पर आपको नज़र आएगा और यहाँ पर ही आपको ये फॉग लैम्प्स भी दिखाई देंगे। ग्रिल नोटिस करिए, ये जो ग्रिल का ट्रीटमेंट है ये काफ़ी अलग है। काफ़ी लोग इसे नेक्सॉन से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा हैरियर जैसी दिखती है। नेक्सॉन में जो एक चीज़ सिमिलैरिटी नज़र आई वो ये कि ये जो सामने ग्रिल तो नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये ग्रिल है नहीं, लेकिन सामने का ये जो ट्रीटमेंट है ये नेक्सॉन EV से मिलता है। बस एक चीज़ जो अलग है वो ये कि यहाँ पर ये आपको ये 3 होल्स दिए गए हैं। ये ट्राई एरो डिज़ाइन के होल्स हॉर्न के लिए दिए गए हैं। अब साइड की बात करती हूँ। तो साइड में जो इसका SUV स्टैंड है ना वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। वो जो बॉक्सी लुक है वो क्लियर यहाँ पर नज़र में आता है आपको। अब बता दूँ यहाँ पर डिटेल्स। 16 इंच के आपको एलॉयज़ मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक्स भी दिखाई देंगे। डुअल टोन एलॉयज़ का लुक अच्छा है और स्क्वाड व्हील आर्च में अच्छे से फिट होता है, लेकिन बाकी वेरिएंट्स में 15 इंच के व्हील्स हैं। डुअल कलर आपको नज़र आ रहा है। जो साइड व्यू मिरर है वो भी इस पियानो ब्लैक मटेरियल में दिया गया है और ये ऑटो ORVMs हैं, यानी कि जब आप गाड़ी को ऑफ करते हैं या लॉक करते हैं तो ये अपने आप फोल्ड भी हो जाते हैं। अब ऊपर यहाँ पर रूफ रेल दिया गया है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, दिस इज देयर जस्ट फॉर शो। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो ये रियर डोर है ये अल्ट्रॉस की तरह ही खुलता है। यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए यहाँ साइड में जगह दी गई है। ये जो डोर है वो 90 डिग्री पर खुलता है, जिससे आपके लिए गाड़ी के अंदर आना और जाना आसान हो जाए। इनफैक्ट सारे ही डोर्स 90 डिग्री पर खुलते हैं। गाड़ी के अंदर बैठकर देखेंगे कितना आसान होता है, लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं रियर की। रियर में आप नोटिस करेंगे ये टेल लैंप। आई रियली लाइक द साइज डिज़ाइन जो इसको दिया गया है। ये LED टेल लैंप हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में और इनको जो ये एरो लुक दिया गया है मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। नीचे चौड़ा बम्पर है, अगेन इसके SUV लुक को इन्हांस करता है वो। और टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में हमेशा एनिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो यहाँ पर आपको ये राइनो नज़र आएगा और मुझे लगता है राइनोसेरस पंच को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो काफ़ी मस्कुलर सा दिखता है और पंच भी मस्कुलर दिखती है। अब आपको यहाँ पर इसके बूट के बारे में भी बता देते हैं। मुझे लगता है इसका बूट का साइज़ अच्छा है। यहाँ पर एक मिड साइज बैग मैंने रखा है, उसके बाद भी यहाँ पर जगह बच रही है सामान रखने के लिए। और ये भी बता दूं आपको, ये जो बेंच है ये पूरी फोल्ड हो जाती है, स्प्लिट फोल्ड नहीं होती लेकिन पूरी फोल्ड हो जाती है, जिससे आपके पास और जगह बन जाती है सामान रखने के लिए। इसके बूट का साइज 319 लीटर्स है और अगर रूफ तक मेजर करें तो 366 लीटर्स। पंच के साइज के हिसाब से ये लगेज स्पेस अच्छा माना जाएगा। कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं, इग्निस में 260 लीटर का बूट है, लेकिन इसका बूटलेट काफ़ी ऊपर है, जिससे सामान डालने निकालने में थोड़ी मेहनत लगेगी। टाटा मोटर्स पंच के साथ 15 इंच का स्पेयर व्हील और पंचर रिपेयर किट भी दे रहे हैं। पंच टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट लाइनअप में टियागो NRG और नेक्सॉन के बीच बैठती है। इसकी लेंथ 3.8 मीटर्स है और विड्थ 1.7 मीटर्स। इसकी हाइट 16-15 mm है, जो कि नेक्सॉन से कुछ मिलीमीटर ज़्यादा ही है। व्हील बेस 2445 mm का है।
कंपटीशन देखें तो मारुति इग्निस KUV 300 जैसी गाड़ियों से compete कर सकती है। अब अगर वापस से लुक की बात करूं तो पहले तो यहाँ पर आपको दिखा दूं कि ये आपको रियर कैमरा दिखाई देगा। पंच की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। मुझे पंच के लुक काफ़ी पसंद आ रहे हैं। ये SUV जैसी दिखती है, छोटी है और हैरियर से रिजेम्बलेंस तो है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला कि अपनी आइडेंटिटी बना लेती है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। पंच के इंटीरियर्स की एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि जो इसका इंटीरियर्स का लुक एंड फील है वो SUV जैसा ही है। जैसे कि आप देखिए ये रेक्टेंगुलर AC वेंट्स दिए गए हैं, सिंपलिस्टिक रखा गया है। इसके जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको टेक्सचर्स काफ़ी सारे मिल रहे हैं। ऊपर ये लाइंड स्क्रैच्ड सरफेस देने की कोशिश है। मैंने टाटा से पूछा कि आपने ये इफ़ेक्ट क्यों दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये स्क्रैची इफ़ेक्ट देने के लिए दिया गया है, जिससे आपको लगे कि ये एक रगेड SUV है। देन यहाँ पर ये अच्छा सा एक इनले दिया गया है लाइट कलर का। मुझे लगता है ये ओवर टाइम गंदा हो जाएगा, लेकिन देखने में फ़िलहाल ये अच्छा लग रहा है। देन यहाँ पर ये ब्लैक इंटीरियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। डैशबोर्ड का जो नीचे का लेयर है वो ब्लैक है। अब पैनल गैप्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, लेकिन मुझे लगता है इस सेगमेंट के हिसाब से वो ठीक हैं, इतने बुरे नहीं हैं। अब क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक क्वालिटी ऑफ कोर्स यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, पर देखने में उसका जो लुक है वो अच्छा है और जो फील है वो बहुत बुरा नहीं है। इट्स गुड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेगमेंट। ये जो टच स्क्रीन है ये 7 इंच की टच स्क्रीन है, बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन ठीक है। इस सेगमेंट के हिसाब से मुझे ये ठीक लगती है। अल्ट्रॉज वाले सेगमेंट में ये थोड़ी कम पता चलती है, लेकिन इस सेगमेंट के हिसाब से इसका साइज़ ठीक है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। मैंने एप्पल कारप्ले यूज़ किया और काफ़ी सीमलेसली कनेक्ट हुआ। हाँ, इस स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा कम ही है, और वो हमने टाटा मोटर्स की सभी गाड़ियों में देखा है कि उनकी स्क्रीन के जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा धीमे रहता है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल रखने की जगह यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर आपके लिए एक USB चार्जिंग पोर्ट है। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ थोड़ी जगह दी गई है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए कि आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर 2 छोटे कप्स या फिर बॉटल्स आ सकती हैं, कप होल्डर्स दिए गए हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि आर्मरेस्ट की कमी यहाँ पर मुझे खल रही है। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं। देखने में स्टीयरिंग ठीक ठाक है, होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है। इट्स नाइस एंड सॉफ्ट टू टच और एक अच्छा फील मिलता है इसको टच करके। सामने मेरे पास पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये स्क्रीन इंफॉर्मेटिव है और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देती है, लेकिन इसका लेआउट नॉर्मल से थोड़ा हटके है, जिससे इसके यूज टू होने में टाइम लगेगा। स्टार्ट करने पर या फिर पार्किंग के वक्त इसमें फ्रंट टायर्स की पोजीशन भी आती है एंड आई रियली लाइक दिस फीचर। ये पार्किंग से निकलते वक्त काम का है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर गाइडिंग लाइंस के साथ रिवर्स कैमरे का आउटपुट भी पार्किंग आसान बना देता है। टॉप स्पेक वेरिएंट में टाटा मोटर्स का कनेक्टिविटी ऐप आयरा कनेक्ट भी है, जिससे आप दूर से ही अपनी गाड़ी को ट्रैक भी कर पाएंगे। इसके कूल्ड ग्लव बॉक्स में भी आपको राइनो मोटिव दिखाई देगा। 4 स्पीकर्स 2 ट्वीटर्स का सेटअप अच्छा म्यूजिक देता है। इस क्रिएटिव वेरिएंट में कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स, रियर वाइपर्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और हर वेरिएंट के साथ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, जिससे अगले वेरिएंट के कुछ फीचर्स आप एडिशनल पेमेंट करके चूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सनरूफ किसी भी वेरिएंट में नहीं मिल रहा। सेफ्टी इक्विपमेंट में शामिल है फ्रंट टू एयरबैग्स, ABS विद EBD, कॉर्नर ब्रेक कंट्रोल, ब्रेक स्वे कंट्रोल जो कि ABS के साथ मिलकर काम करता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग्स तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन कंपनी ने हमें बताया है कि जल्द ही ये रेटिंग्स आ जाएंगी। मुझे अंदर आने में कोई खास मुश्किल नहीं हुई। यहाँ पर ठीक ठाक जगह मिल जाती है जब ये डोर 90 डिग्री पर खुलता है अंदर आने में। हाँ, लेकिन बुजुर्ग लोगों को या फिर बड़े साइज के लोगों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ पर मुझे नी रूम ठीक ठाक मिल रहा है, लेग स्पेस भी अच्छा है। बस मुझे लगता है ये जो सीट है ये काफ़ी ऊंची है, तो मेरा पैर जस्ट अबाउट फ्लोर को टच कर रहा है।
अब जो बैक रेस्ट है वो भी थोड़ा सा सीधा ज़्यादा पता चलता है, यानी कि आप बिल्कुल सीधा सा बैठते हैं, अपराइट जिसे कहते हैं वो पोजीशन आपको मिलती है। इस सीट की विड्थ की बात करूं तो बहुत चौड़ी नहीं है। यहाँ 3 पोर्शंस में ये सीट डिवाइडेड है। मैं जिस पोर्शन पे बैठी हूँ उसमें ही थोड़ी सी बाहर हूँ, तो 3 लोगों के लिए ये जगह काफ़ी कम पड़ने वाली है। लेकिन अगर 3 पतले लोग हैं और वो बैठ रहे हैं यहाँ पर, और इफ़ दे हैव स्क्वीज्ड इन, वन गुड थिंग इज़ कि यहाँ पर जो फ्लोर बोर्ड है वो बिल्कुल सपाट है, तो कम से कम वहाँ पर कोई मुश्किल नहीं होने वाली। अब मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, बॉटल रखने के लिए जगह यहाँ पर डोर में मिल जाएगी आपको, और 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी। लेकिन मोबाइल के लिए कोई चार्जिंग पॉइंट या फिर USB पोर्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पर हेडरूम भी काफ़ी लिमिटेड है। मैं 5'7" की हूँ और अगर कोई मुझसे लंबा इंसान होगा तो उसको मुश्किल होगी। आर्मरेस्ट ज़रूर दिया गया है यहाँ पर, और मूवेबल हेडरेस्ट है जो कि एक सेफ्टी फीचर भी अच्छा है। रियर बेंच क्लियरली 2 लोगों के लिए ही बनाई गई है। टाटा मोटर्स ने सेंटर सीट के लिए हेडरेस्ट भी नहीं दिया है, बट टू बी फेयर अगर इससे ज़्यादा स्पेस और फीचर्स चाहिए तो नेक्सॉन खरीदी जा सकती है। पंच में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है जो कि हमने इसके पहले टियागो और टिगोर में देखा है। ये 86 HP की पावर और 113 Nm का टॉर्क बनाता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन है। टाटा मोटर्स का कहना है कि वो आगे इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन ला सकते हैं, लेकिन डीजल इंजन आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक पंच जरूर आ सकती है। चलिए आप देखते हैं ये चलाने में कैसी है। पहले बात मैनुअल की। टाटा पंच में जो सबसे पहली चीज आप नोटिस करते हैं वो ये कि आपको विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ इस सीट पर थोड़ा ऊंचा बैठते हैं, तो वो हैचबैक और सेडान टाइप फील नहीं आती। आपको लगता है कि आप एक SUV में बैठे हुए हैं। फिर ग्लास एरिया भी आप देखिए काफी बड़ा है, तो बाहर का व्यू काफी अच्छा मिलता है। ये जो A पिलर है ये थोड़ा चौड़ा मुझे लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से कोई ब्लाइंड स्पॉट अभी तक मुझे महसूस नहीं हुआ है। मैंने टाटा पंच की ड्राइव शुरू की मुंबई से और अब मैं पहुंची हूं करजत। तो मैंने शहर में भी इसे चलाया, एक्सप्रेस वे पे भी इसे चलाया, और इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि काफ़ी चलाने के बाद ये इंजन कैसा बिहेव करता है। तो शहर की पहले बात करते हैं। शहर में टाटा पंच को चलाना काफ़ी आसान मालूम पड़ता है, और इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है। टाटा मोटर्स ने मुझे बताया कि इस इंजन का जो एयर इनटेक है वो थोड़ा ऊपर रखा गया है, जिसकी वजह से वो एयर इनटेक बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं। इग्निशन बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से जो इनिशियल टॉर्क जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, या फिर पिकअप जो मिलता है वो अच्छा मिलता है। तो इस वजह से शहर में भी जब आप इसे चला रहे होते हैं तो आपको कोई मुश्किल पता नहीं चलती। ऐसा नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वो गैप्स फिल करने के लिए। हाईवेज पर क्रूजिंग स्पीड पाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पता चला मुझे इसके साथ। हाँ, अगर आप इसे 3 डिजिट्स पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हमारे टेस्ट में इसे 0 to 100 kph जाने में 16 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त लगा, और तीसरे गियर में 20 से 80 kph पहुंचने में करीब 17.26 सेकेंड्स। छोटा इंजन है तो वो टाइम लेता है उस तरह की परफॉर्मेंस देने में, लेकिन जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि वो 3 डिजिट स्पीड्स पर भी ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल फील देती है। ऐसा नहीं लगता कि आप एक हल्की गाड़ी चला रहे हैं, आपको लगता है कि आप एक काफ़ी स्टेबल गाड़ी चला रहे हैं, और कॉन्फिडेंस बना रहता है इस गाड़ी के ऊपर। कॉन्फिडेंस बने रहने का एक रीज़न ये है कि पहले तो ये गाड़ी काफ़ी प्लांटेड फील देती है, और दूसरा ये कि स्टीयरिंग जो है वो बहुत प्रिसाइज है। तो आपको पता है कि आप जिस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं इस गाड़ी को, वैसे ही ये कंट्रोल होगी। एक और फैक्टर जो कि आपको विश्वास दिलाता है इस गाड़ी के ऊपर वो है इसकी ब्रेकिंग। बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग है। हार्ड ब्रेकिंग पर भी गाड़ी स्टेबल रहती है। क्लच इसका काफ़ी स्मूथ है। गियर स्लॉटिंग की बात करूं तो वहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली मुझे 4th से 5th गियर जाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इनिशियल गियर्स वर ओके, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा एफर्ट लगता है। लेकिन क्लच स्मूथ होने का फ़ायदा यह है कि ट्रैफिक में आपका लेफ्ट लेग थकेगा नहीं। राइड क्वालिटी की बात करूं तो ये गाड़ी स्लो स्पीड्स पर गड्ढे वगैरह काफ़ी आसानी से हैंडल करती है। हाई स्पीड्स पर भी ये गाड़ी गड्ढे वगैरह बहुत अच्छे से हैंडल करती है। हाँ, अगर आप मीडियम स्पीड पर हैं तो शायद वो आपको गाड़ी के अंदर पता चलेंगे। थोड़ा सा स्टिफ फील होता है सस्पेंशन जब आप मीडियम स्पीड्स पर चल रहे होते हैं तब।
ये 3 सिलेंडर इंजन है तो नॉइजी तो है, स्पेशली जब आप इसे पुश करते हैं तो गाड़ी के अंदर अच्छी खासी नॉइज़ आपको सुनाई देती है। ज़्यादा पुश करने पर वो जो एक वाइनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, वो भी आपको गाड़ी के अंदर सुनाई दे जाएगी। ये छोटी सी गाड़ी छोटे से इंजन के साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर लेती है। मैंने की है वो, चलिए आपको वो भी दिखाती हूँ। टाटा पंच की खास बात यह है कि ये छोटी एसयूवी है और इसमें एसयूवी कैरेक्टरिस्टिक भी है, मतलब कि आप इसके साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, विच इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। अब एक इंक्लाइन से नीचे जाऊंगी मैं यहाँ पर। डन नाउ। अब व्हील को ले जा रही हूँ मैं ऊपर, राइट लाइट ऑन अ प्रॉपर इंक्लाइन। काफी केपेबल लग रही है वैसे, ये कंफर्टेबली हैंडल कर रही है सारी जो ऑब्स्टिकल्स हम इसके सामने लेकर आ रहे हैं। अब एक स्टीप इंक्लाइन है, उसके बाद डेड एंड है, तो फटाफट चढ़कर मुझे टर्न लेना है। ओके, दैट वाज इजी फॉर टाटा पंच। काफी आसानी से किया इसने ये काम। ये तो आराम से हो गया। अब है आर्टिकुलेशन, जिसमें हम ये पता करेंगे कि इसका सस्पेंशन क्या क्या हैंडल कर सकता है। ओके, सॉफ्ट एंड नाइस, easily it handles these। अब आ गई है वाटर वेडिंग, हम जा रहे हैं पानी के अंदर। ओके, ये भी काफी आसान था टाटा पंच के लिए। अब एक गड्ढे के अंदर घुसेंगे, वो भी टेढ़ा होकर। ओके, आई होप आपको पता चल रहा हो कि हम कितने टेढ़े हैं। अब है रॉकी क्लाइंब। थोड़ा सा छोटा सा रास्ता है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर रॉक्स पे चलेंगे। यस, वेरी गुड, अमेजिंग। बहुत ही आराम से इसने ये रॉक्स भी हैंडल कर लिए हैं। इतना तो कॉन्फिडेंस मिल गया कि आप थोड़े मुश्किल भी ऑफ रोडिंग ट्रैक्स, ऑफ रोडिंग ऑब्स्टिकल्स आप इसके सामने लेकर आएंगे तो पंच वो वाकई हैंडल कर सकती है। रियल लाइफ यहाँ पर हमें पता चल रहा है। AMT ने कंपनी ने ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, जिसमें अगर गाड़ी सेंस करती है कि फ्रंट व्हील स्पिन कर रहा है तो ट्रैक्शन प्रो मोड ऑन करने का प्रॉम्प्ट आता है, जिससे ABS के जरिए गाड़ी स्पिनिंग व्हील को लॉक कर सारी पावर दूसरे फ्रंट व्हील में भेजकर गाड़ी को निकालने में मदद करती है। ट्रैक्शन प्रो मोड AMT में मिलता है। देखा जाए तो ये ऑफ-रोड कोर्स बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बावजूद पंच का ये परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव लगा और कॉन्फिडेंस मिलता है कि थोड़े बहुत मुश्किल रास्ते पंच के लिए मुश्किल नहीं होंगे। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं, इसका ऑफिशियल आंकड़ा फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए मैनुअल और AMT दोनों में इको मोड दिया गया है। इको मोड में रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है, लेकिन एवरीडे ड्राइविंग के लिए ठीक है और आप इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं। अब बात करते हैं पंच AMT की। ये AMT शहर में चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि काफी स्मूथ है। हमने पहले जो AMTs देखे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पुरानी जनरेशन के जो AMTs थे, उस पे जो गियर शिफ्ट होता है, उस पे जो लैग होता है, जिसकी वजह से आपको एक झटका सा लगता है हल्का, वो इसमें बहुत कंटेंट है। स्मूथ शिफ्ट्स होते हैं गियर्स के। हाँ, ये टॉर्क कन्वर्टर जितने स्मूथ तो नहीं होते, लेकिन AMT के हिसाब से ठीक है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि अगर आप 50 की स्पीड पर हैं और स्पीड ब्रेकर आता है, आप स्पीड स्लो करते हैं और उसके बाद वापस से जब आप इसे पिकअप करना चाहते हैं, तब थोड़ा सा रैटल पता चलता है, क्योंकि तब गियर बॉक्स थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कौन से गियर में होना चाहिए, फर्स्ट गियर में जाए नीचे या फिर सेकंड गियर में ही बढ़े, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है सेटल होने में। अदरवाइज सिटी ड्राइविंग में तो ये काफ़ी स्मूथ पता चली मुझे।
हाई स्पीड पर अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो डाउन शिफ्ट होने में इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त लगता है जब आप सपोज मिड स्पीड्स में हैं, वही 50-60 के आसपास की अगर आपकी स्पीड है और तब आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो डाउन शिफ्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। पंच AMT में अगर एक्सेलरेटर को आराम से प्रेस किया जाए और इंथुजियास्टिक ड्राइविंग परफॉर्मेंस की उम्मीद इससे ना रखी जाए तो ये उम्मीदों पर खरी भी उतरेगी और आपको इसको ड्राइव करना भी अच्छा लगेगा। इस पे क्रीप फंक्शन भी दिया गया है, तो अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो आपको सिर्फ ब्रेक से पैर हटाना है और गाड़ी धीरे धीरे खुद ही आगे बढ़ जाती है, तो बार बार आपको पैर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गैप्स आप आसानी से फिल कर सकते हैं। टाटा पंच काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, देखने में ये अच्छी है, ड्राइव परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है। हाँ, साइज तो छोटा ही है और इसका AMT गियर बॉक्स इवन दो थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर भी है तो AMT ही। SUV स्टैंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिकलिटी और मास अपील हैचबैक के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। वहीं ये सभी कॉम्पैक्ट SUV से छोटी है तो कीमत भी कम होने की उम्मीद है। इसका सीधा राइवल तो कोई नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स इसके साथ अलग अलग सेगमेंट के बायर्स को टारगेट कर रही है। एक तरफ हैचबैक्स के बायर के लिए भी ये ऑप्शन है, वहीं दूसरी तरफ मैग्नाइट काइगर के बायर भी इसके बारे में सोच सकते हैं। ये दोनों गाड़ियां पंच से बड़ी तो हैं, लेकिन इनके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की पावर कम है। अब काफी कुछ डिपेंड करता है इसकी कीमत पर। मुझे लगता है इसकी कीमत 5.5 से 8 लाख के आसपास हो सकती है। 28 अक्टूबर को इसका लॉन्च है और अगर टाटा मोटर्स इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी अग्रेसिव रखें तो टाटा पंच एक हिट प्रोडक्ट साबित होने की कैपेबिलिटी रखती है। डू यू अग्री? आपको कैसा लगा टाटा मोटर्स का ये पंच? दम है या नहीं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।